जी वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं जनरल हमीद गुल की तरफ जाऊं, मैं आपको सिर्फ दो तीन बातें याद करा दूं, शायद आपको पता हो शायद ना पता हो कि रेमंड डेविस बहरहाल रहता तो लाहौर में था, अपर माल पे उसका घर था, लेकिन पुलिस को उस घर की तलाशी लेने की इजाज़त नहीं दी गई और मुझे पता चला है कि उसको पहले ही दिन 24 घंटे के अंदर खाली करा लिया गया और जितने वहाँ पे और सबूत थे मजीद उनको वहाँ से हटा लिया गया। और तीन लोग, एक जो रेमंड डेविस की अपनी गाड़ी में था और दो जो बाद में एक लैंड क्रूजर पे आए थे, वो तीनों इस वक्त अमेरिका में हैं। उनको हुकूमत ने ईसीएल के ऊपर नहीं डाला और अमेरिका ने उनको देर नहीं लगाई उनको वापस ले जाने पे। जो गाड़ी लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि पेश की जाए और उसका मुआयना की जाए, वो अभी तक पुलिस और काम दो दफ़ा जा चुके हैं, उनको सफारतकारों ने नहीं दी है, जबकि वो सफारत खाने की गाड़ी नहीं थी, वो तो रेंट कार थी। और दूसरी क्रूजर का मुझे इस वक्त नहीं पता कि वो थी कि नहीं। जनरल हमीद गुल, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ये सिचुएशन तो बड़ी वाज़ेह है कि ये हमारी सॉवरेंटी और हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ एक कार्रवाई जारी है यहाँ पे। और ये पता नहीं कितने और रेमंड डेविस यहाँ पे ऑपरेटिव हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। मेरा अपना अंदाज़ा है कि कमोबेश 1000 के करीब होंगे इस किस्म के लोग। ज़रूरी नहीं कि वो इसी किस्म के कातिल और इसी किस्म के प्रोफेशनल किलर्स हों, लेकिन वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जो वीज़ा की जो इतलात मिलती रही हैं, 300 को तो आईएसआई ने एक वक्त में रोक दिया था कि इनको ना वीज़ा दिए जाएं, लेकिन बाद में वो किसी न किसी हवाले से किसी न किसी बहाने से दाखिल हो गए। तो हुकूमत पाकिस्तान की नाअहलियाँ, नाकामियाँ और उसकी कमज़ोरियाँ खुल के सामने आ गई हैं। एनआरओ का जो डील हुआ था, उसकी जो डार्क साइड है, जो उसकी तारीख साइड है, वो अभी हम कौम को उसको भुगतना पड़ रहा है। तो लोग तो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं उसके नतीजे में, लेकिन कौम जो है वो बड़ी बुरी तरीके से मजरूह और मुतासर हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो परवेज़ मुशर्रफ ने ओरिजिनली पॉलिसी बनाई थी और सरेंडर किया था, जैसा कि उसके बुश एट वॉर के अंदर बताया गया है, वो बॉब वुडवर्ड की जो किताब है, कि 7 की 7 चीज़ें जो थी वो कबूल कर ली गई थी। उनमें एक था इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। नो, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को डिफाइन नहीं किया गया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एक खबर बहुत पहले 2003 या 2004 में निकली थी कि उन्होंने तकाजा किया था, बैन ही जैसे खमेनी साहब की वो आपने 1964 का कोट दिया कि इन्हीं शराइत के ऊपर वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को इस्तिस्ना हासिल हो, वो वर्दी में चाहे जाए लाइसेंस वाला या बगैर लाइसेंस वाला असला रखें, ये उनकी सवाबदीद होगी। और अगर वो कोई कत्ल कर दें, कोई जुर्म कर दें, तो लॉ ऑफ द लैंड उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये बड़ा क्लियर कट वायलेशन है आर्टिकल 5 जो पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है। बातें तो हम आइन की करते हैं, लेकिन आर्टिकल 5 क्लियरली आप पढ़ लीजिए, वो कहता है कि कोई भी बाशिंदा कहीं का भी जब तक वो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान के आइन का पाबंद होगा, उसके कानून का पाबंद होगा। तो यहाँ पे अमेरिका चाह रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा चैंपियन और एक मॉरल हाई ग्राउंड इख्तियार करके 9/11 के बाद वो खड़ा हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो खुद इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। यानी एक अमेरिका का इमेज जो अभी नया उभरेगा, अगर इसको पूरे मामले की छानबीन को सामने लाया गया, तो फिर लगेगा कि अमेरिका स्टेट एक ऐसी है कि वो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है, जबकि हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर ये इल्ज़ाम धरा जा रहा है या अफगानिस्तान के ऊपर जन ये साहब, धरा मैं जा रहा अगर है। आपको इसी इंटरजेक्ट करूं और मैं यहाँ पे आपको ज़रा एक मुख्तलिफ सिमत पे ले जाने की कोशिश करूंगा, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करिएगा अगर आप समझें कि मेरा तज्जिया ज़रा सा गलत है। कि हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में, इससे पहले का मैं आपको बता दूं कि साउथ अमेरिका को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे अमेरिका का कभी भी जोर नहीं रहा था उस तरह से। कास्ट्रो उनके सामने खड़े हुए थे, शावेज उनके सामने खड़े हुए हैं, अर्जेंटीना ने भी उनको आंखें दिखाई हुई हैं, वहाँ पे मोरलेस होता रहा। बट जो उनका असल स्ट्रांग होल्ड था वो मिडल ईस्ट रहा है और फिर ये रीजन रहा है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह है, पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन मिडल ईस्ट में एक बड़ी ग्रोइंग रिजेंटमेंट है और वो तुनीजिया से शुरू होने वाली ये वेव जो है उसने अब तकरीबन आधे मशरक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। और जब हुक्मरानों के खिलाफ लोग वहाँ पे सड़कों पे आ रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि वो अमरीकी नामजद हुक्मरानों के सामने खड़े हो रहे हैं तो गलत नहीं है। इसका मतलब है कि अमरीका की वहाँ पे होल्ड कमज़ोर होती जा रही है। इसी तरह यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे एक वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट है
कि हमें इमदाद ना दो क्योंकि वो हमारे करप्ट हुक्मरानों को जाती है, ये वो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर इसमें अमेरिका कोई गलती कर रहा है या गलत बयानी कर रहा है, तो लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल साहब, खरी बात तो ये होगी कि हम माने कि हमारे भी सफारत दफ्तर खारजा में कोई शख्स बिका है जिसने ये वीज़े इशू किए, हमारे भी सफारत खाने में कोई बिका है, पैसे लिए हैं या ब्राइब हुआ है या वैसे मरूब हुआ है जिसने इनको इशू किया, जबकि आईएसआई ने भी इनको रोका या दूसरी एजेंसीज ने रोका। फिर यहाँ पे वो डिपार्टमेंट्स जिनको उसको ट्रेल करना था या टेल करना था, वो क्या कर रहे थे? यहाँ पे पुलिस फोर्सेस हमारी जो सिर्फ क्या कहते हैं इलीट प्रोटेक्शन के लिए मामूर हैं, वो अपना काम किस तरह से कर रही हैं। तो क्या अब ऐसा वक्त नहीं आ रहा कि हमें अपने गिरेबान में झांक के पहले अपनी कमजोरियों को तो हम सही करें ना? हम उधर नहीं देख रहे हैं बिल्कुल। मुबशर, आपने बहुत अच्छी बातें की। ये अलामा का एक शेर है कि तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, सुनए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से है बदतर बेजमीरी। तो हम तो गुलाम तो हैं ही, और रहे अंग्रेज के बाद अमेरिका की गुलामी में चले गए, लेकिन ये बेजमीरी जो दाखिल हो गई है हमारे सारे रवैयों के अंदर, ये बहुत खौफनाक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो वेव चली है मिडिल ईस्ट में, जिसका आपने बहुत तफसीली उसका किया, मुहासरा किया, तो ये एक बड़ी नई तब्दीली की अलामत है। पाकिस्तान में भी अगर अभी तक रेमंड डेविस को छोड़ा नहीं गया, तो उसकी बुनियाद यह है कि अवाम के अंदर जो जज्बा है वो इतना ज़्यादा शदीद होता जा रहा है अमेरिका के ख़िलाफ़ और अपनी हुकूमत की अपनी नाअहलियों के ख़िलाफ़, कि इनके लिए ये मुमकिन नहीं था इसको देना, वरना अभी तक ये दे चुके होते उसको। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, और आप जो बातें की हैं वो तो दुरुस्त हैं, वो तो आया हैं सारी की सारी। लेकिन ये केस डिफाइन करेगा कि क्या हमने आइंदा भी अमेरिका की गुलामी में सरनगू होके और मुअद्दब होके, हाथ बांध के इसी तरीके से जिंदगी बसर करनी है, या हमने वक्त आ गया है कि सर उठा के चलने की रवायत कायम करनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है मुबशर। गार्डियन जो है, बरतानवी जरीदा गार्डियन, उसने इंकशाफ किया है कि लाहौर में 2 पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस अमरीकी सफारत खाने का मुबैना अहलकार रेमंड डेविस अमरीका की खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट है और वकुआ के रोज़ लाहौर में खुफिया मिशन पे था। अमरीका, इस अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम इस बात से आगाह हैं कि रेमंड CIA का अहलकार है, ताहम शदीद अमरीकी दबाव के बायस पाकिस्तान ने इस मामले पर चुप साध ली है। इसके अलावा डेली टेलीग्राफ जो है उसने बड़े अहम सवालात उठाए हैं जो वक्तन फ़वक्तन हम लोग भी उठाते रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका बहुत से हकाइक से पर्दा उठाने से घबरा रहा है, जैसे कि रेमंड डेविस कौन है, वो कैसा सफारत खार है जो अपने साथ अस्ता लेके घूम रहा है, लाहौर की सड़कों पे केला गाड़ी क्यों चला रहा था, क्या वो हकीकत में सिक्योरिटी फर्म हाई पेरन में या XC में मुलाजमत करता था, क्या वो किसी मुखबर से मिलने गया था। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने पिछले हफ्ते इस बात की तरदीद की कि इसका नाम रेमंड डेविस है, लेकिन इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के तर्जुमान ने इस हफ्ते कहा कि इस बात की तरदीद नहीं की कि इसका नाम रेमंड डेविस है। इसका एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है जो रेमंड डेविस नाम के साथ इशू हुआ था, आपको मैंने बताया था। लेकिन जब ब्रेक से आएंगे तो मैं आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि उसके पीछे क्या हकीकत है। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक।